हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर साइंस क्लासेज क्वेस्ट फॉर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेज फॉर यू पर। स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। स्टूडेंट्स, ये हम कल पढ़ चुके थे, इसमें आप एक नोट और लगा करके लिखना। ये तो हमने कल पढ़ लिया था ना, इसमें एक नोट और आप लगा करके लिखना। ये नोट हमारा छूट गया था, ठीक है। तो जो कल आपने ये वर्णन किया था, इसके अंदर ये नोट भी आप लगा लेना कि जो भ्रूण का परिवर्तन आपने पढ़ा है, इस भ्रूण परिवर्तन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो हाइंस्टीन ने किया था। और किन पादपों में किया था? तो क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री पादप कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस पर किया था। तो नाम ध्यान रखिएगा। भ्रूण परिवर्तन का स्टडी सबसे पहले किसने किया अगर ऐसा पूछा जाता है तो इसका जवाब होगा हाइंस्टीन। किसने किया अगर ऐसा पूछा जाता है तो जवाब होगा क्रूसीफेरी कुल का एक द्विबीजपत्री पादप है जिसका नाम है कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। क्या नाम है बच्चों? कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस पर किया जाता है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलो, ये कल का था। तो कल वाला जो एक बीजपत्री भ्रूण का परिवर्तन था उसमें आप ये भी नोट लगा करके लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास रहेगी, देखिए हम निषेचन पश्च घटनाएं पढ़ रहे हैं और निषेचन पश्च घटनाओं में ये जैसा कि आपका टॉपिक लिखा हुआ है यही चलने वाला है अब लास्ट तक। निषेचन पश्च घटनाओं में सबसे पहले हमने पढ़ा भ्रूण पोष का परिवर्तन, भ्रूण पोष का परिवर्तन। दूसरा हमने कल स्टडी कर लिया भ्रूण का परिवर्तन। स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे बीज का परिवर्तन, बीज का परिवर्तन। तो अब देखिए समझ लीजिए, वैसे इतना जटिल टॉपिक नहीं है आज का। बीज का परिवर्तन में क्या होगा कि अंदर भ्रूण कोश में भ्रूण तो बन चुका है, ये भ्रूण कोश बन गया था और यहां पर ये भ्रूण बन गया था। इसके बाद जो डिजाइन है वो क्या है? अध्यावरणों की है, निभाग, बीजांड, व्रंत, राफे, है ना, ये सारी संरचनाएं यहां पर होती है बीजा। अब इस जैसे ही अंदर भ्रूण बनकर के कंप्लीट होता है तो ये जो बीजांड की स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना स्टूडेंट्स, इस बीजांड की स्ट्रक्चर में कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और वो परिवर्तन क्या क्या है? तो उन परिवर्तनों को अगर देखें तो देखिए जो भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश तो एज इट इज रहने वाला है ना, भ्रूण कोश तो एज इट इज रहने वाला है। लेकिन भ्रूण कोश के अंदर क्या परिवर्तन है तो उसको आप देखिएगा कि भ्रूण कोश के अंदर जो भ्रूण है वो तो रहेगा इसे, लेकिन जो भ्रूण पोष है, भ्रूण पोष समाप्त हो जाएगा, भ्रूण पोष समाप्त हो जाएगा। कुछ पादपों में बचा रह सकता है लेकिन जनरली भ्रूण पोष क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। पहली चेंजेस तो ये हो गया। इसके बाद जो चारों ओर जो बीजांड काय था, मान लीजिए भ्रूण की डिमांड ज्यादा है भोजन की, उसका भ्रूण पोष से पेट नहीं भरता है, भ्रूण पोष से पेट नहीं भरता है, तो जो बीजांड काय है, बीजांड काय भी समाप्त हो जाता है। दोनों किस में समाप्त होते हैं? तो भ्रूण को, जो अंदर भ्रूण है उस भ्रूण को पोषण देने के क्रम में दोनों समाप्त हो जाते हैं, भ्रूण पोष भी और बीजांडकाय भी। भ्रूण पोष किसके अंतर्गत है? तो भ्रूण कोश के अंतर्गत है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन भ्रूण कोश में हुआ है, ध्यान दे लीजिएगा। 6 स्ट्रक्चर है बीजांडकाय में, 6 स्ट्रक्चर है। चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ लिया था, 2 में तो ये परिवर्तन हो गया। तीसरा जो परिवर्तन है वो बीजांड व्रंत में देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, बीजांड व्रंत में देखने को मिलता है। ये जो बीजांड व्रंत आप देख रहे हो इसमें देखने को मिलता है। इसको हमने बीजांड व्रंत कहा था, जो अंडाशय की दीवार से इस बीजांड को लगाता है। ये बीजांड व्रंत जो है ये बीज व्रंत में बदल जाता है, बीज व्रंत में बदल जाता है। 3 स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गया। चौथा चेंजेस अध्यावरणों में देखने को मिलता है। चौथा चेंजेस किस में देखने को मिलता है? चेंज किस में देखने को मिलता है? अध्यावरण में। तो अध्यावरण क्या करते हैं? बीज का आवरण बना लेते हैं स्टूडेंट। क्या बना लेते हैं? बीज का आवरण बना लेते हैं। ध्यान देना, बीज का आवरण कैसे बना लेते हैं? जो आंतरिक अध्यावरण है वो आंतरिक आवरण बनाता है जिसको टेगमेन कहा जाता है। आंतरिक अध्यावरण क्या करता है? आंतरिक आवरण बनाता है जिसको क्या कहा जाता है? टेगमेन कहा जाता है। और बाहरी अध्यावरण, बाहरी अध्यावरण क्या करता है? बाहरी अध्यावरण क्या करता है? बाहरी आवरण बनाता है जो थोड़ा कठोर होता है, इसको टेस्टा कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, आंतरिक आवरण झिल्लीनुमा होता है इसे टेगमेन कहते हैं, बाहरी आवरण कठोर होता है इसको टेस्टा कहते हैं। तो आशा करता हूं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी।
4 चेंजेस तो ये हो गए। इसके बाद बचता है स्टूडेंट बीजांड द्वार, बीजांड द्वार, और एक बचता है छठा निभाग। इन दोनों संरचनाओं में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, नो चेंज। तो ये सारे परिवर्तन, राफे अगर किसी पादप में राफे है तो राफे में भी कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे परिवर्तन हो जाते हैं। देखो 4 मुख्य परिवर्तन क्या है कि भ्रूण कोश के अंदर जो भ्रूण पोष है वो समाप्त हो जाएगा भ्रूण को पोषण देने के क्रम में। बीजांड काय भी समाप्त हो जाएगा भ्रूण को पोषण देने के क्रम में। बीजांड व्रंत बीज व्रंत में बदल जाएगा। अध्यावरण जो है, जो आंतरिक अध्यावरण है वो आंतरिक बीज का आवरण बनाएगा जिसको टैगमेन कहेंगे। जो बाहरी अध्यावरण है वो बाहरी आवरण बनाएगा जिसको टेस्टा कहेंगे। तो इस प्रकार ये पूरे का पूरा जो बीजांड है, इस बीजांड की स्ट्रक्चर में पूरा एक चेंजेस आ जाएगा, और इस चेंजेस आने के बाद इसको बीजांड नहीं कहेंगे स्टूडेंट्स, फिर इसको क्या कहेंगे, बीज कहेंगे। फिर इसको क्या कहेंगे, बीज कहेंगे। तो इस प्रकार से बीज का क्या हो जाता है, इस प्रकार से बीज का परिवर्तन हो जाता है। इसको इरेज ऑल करते हैं एंड देन हम नोट्स पर आते हैं। क्या पढ़ा आपने, देखिए भ्रूण के परिपक्वन के पश्चात, भ्रूण कोश में जब भ्रूण परिपक्व हो गया है के पश्चात संपूर्ण बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। यानी बीज किससे बनता है, बीजांड से बनता है। संपूर्ण बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। इस समय क्या क्या होता है, तो जो मैंने बताया है 4-5 चेंज, वो ध्यान रखना। 4 चेंज, 5 भी नहीं, 4 चेंज है। इस समय बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए बीजांड व्रंत बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाता है। बीजांड में उपस्थित अध्यावरण बीज का आवरण बनाते हैं। बाह्य अध्यावरण, बाह्य आवरण टेस्टा व आंतरिक अध्यावरण से आंतरिक आवरण टैगमेन का निर्माण होता है। बीजांड काय व बीजांड काय व भ्रूण पोष का भ्रूण के विकास में पूर्णतः उपभोग कर लिया जाता है, यानी उनको यूज कर लिया जाता है। तो ये तो चेंजेस, जिनमें चेंजेस नहीं होता है वो स्ट्रक्चर क्या है, तो उनको भी देख लेते हैं। बीजांड द्वार राफे निभाग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनके ऊतकों में परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार बीजांड से बीज का विकास होता है। तो ये लीजिए, ये बीज का परिवर्तन आपका यहीं पर समाप्त होता है। इस प्रकार बीजांड से बीज का विकास होता है। ये सारे परिवर्तन के बाद बीज बन जाता है। अगर आगे बढ़े स्टूडेंट और बीज के प्रकारों की बात करें, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, नोट्स को भी ध्यान में रख लेना। जैसे काली मिर्च में भ्रूण पोष के चारों ओर, जो भ्रूण पोष है उसके चारों ओर बीजांड काय एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। जो बीजांड काय है वो एक पतली झिल्ली के रूप में दिखाई देता है। इसे परिभ्रूण पोष कहते हैं। अच्छा, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इस नोट को हम पहले भी पढ़ चुके। बताओ यस करके या नो करके, पढ़ा है क्या पहले, है पढ़ लिया ना पहले भी। बस थोड़ा सा अंतर ये था, जहां तक मैं जानता हूं कि हमने पिछली बार परिभ्रूण पोष को पेरिस्पर्म लिखा था, पेरिस्पर्म लिखा था, तो वो एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है। इस बार हिंदी में लिखा है, तो अच्छा हुआ, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद हो जाएगा। परिभ्रूण पोष या फिर आप इसको पेरिस्पर्म भी कह दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये तो हम पहले लिख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए हिंदी का शब्द छूट जाए उसे नुकसान नहीं होगा, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी में बिल्कुल ही नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि आपका जो पेपर आता है उसमें इंग्लिश का शब्द छपा हुआ आ सकता है हिंदी के रूप में। मान लीजिए हिंदी वाला, लेकिन जो उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें भी पेरिस्पर्म ही आएगा। लेकिन मान लीजिए आपसे परीक्षा में परिभ्रूण पोष पूछा है, अब आपको परिभ्रूण पोष याद नहीं आ रहा कि मैंने पढ़ाते वक्त पेरिस्पर्म लिखा दिया, तो आप एक बार उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी पढ़ लें पेपर का, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन में पेरिस्पर्म ही मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसा थोड़ा सा कभी अगर ऐसा हो जाए, कोई शब्द अटक जाए, समझ में ना आए, तो एक बार उसका इंग्लिश वाला भी आप पोर्शन पढ़कर देखो कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज्यादा प्रचलन में होते हैं और उनको बुक में भी इंग्लिश में ही लिखा जाता है। हालांकि पेरिस्पर्म को हिंदी में परिभ्रूण पोष कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 2, यूफोर्बिएसी कुल के कुछ पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर, जिधर बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार वाले छोर पर सफेद रंग की संरचना पाई जाती है जिसे केरंकल कहते हैं। उदाहरण अरंडी। तो इसको भी याद करना है, रटना है, बिल्कुल रटना है, इसमें कुछ समझना नहीं है, इसको याद करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में बीजांड द्वार वाले छोर पर एक प्लग नुमा संरचना पाई जाती है जिसे ऑपरकुलम कहते हैं। बीजांड द्वार वाले छोर पर एक ढक्कन जैसी संरचना बन जाती है जिसको ऑपरकुलम कहते हैं। तो इस बात को भी आप अच्छे से याद कर लें। तो ये तो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को तो याद ही करना पड़ता है, फैक्ट्स को समझना नहीं होता है, कंसेप्ट हम पीछे समझकर आ चुके हैं। स्टूडेंट बात करें अगर बीज के प्रकार की, तो अलग अलग आधारों पर बीज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम भ्रूण पोष के आधार पर समझे। भ्रूण पोष कौन, जो भ्रूण को पोषण दे रहा था,
जो भ्रूण को पोषण दे रहा था। तो मैंने कहा था ना कि भ्रूण पोष क्या होता है स्टूडेंट्स, भ्रूण पोष क्या होता है, भ्रूण को पोषण देता है और पोषण देने के क्रम में समाप्त हो जाता है। समझ रहे हो आप? अगर मान लीजिए पूरा ही भ्रूण पोष समाप्त हो गया तो ऐसे बीजों को कहा जाएगा अभ्रूणपोषी, यानी कोई भ्रूण पोष अब बीज में नहीं बचता है, क्योंकि भ्रूण का जब डेवलपमेंट हुआ उस समय पूरा का पूरा भ्रूण पोष समाप्त हो गया, तो ऐसे बीजों को अभ्रूणपोषी कहा जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी में भ्रूण कम पोषण लेता है तो ऐसे बीजों में क्या होगा, ऐसे बीजों में भ्रूण पोष थोड़ा बच जाएगा, बचा रह जाएगा। अगर बचा रह जाता है स्टूडेंट्स, भ्रूण पोष अगर बचा रह जाता है तो ऐसे बीजों में जो बीज बनेगा तब तक उसके अंदर भ्रूण पोष बचा रहेगा, तो ऐसे बीजों को कहा जाएगा भ्रूणपोषी। जैसे कि जितना भी आप अनाज है, मक्का, ज्वार, बाजरा, इन सब में भ्रूण पोष बचा रह जाता है तो इनको भ्रूणपोषी बीज कहा जाता है। जबकि जितने भी प्रकार की दालें हैं इनमें भ्रूण पोष नहीं होता है तो इनको अभ्रूणपोषी कहा जाता है। तो आशा करता हूं कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है और आपको आसानी से ये बात याद रह जाएगी। चलिए इसको करते हैं इरेज ऑल और आते हैं नोट्स पर। देखिए भ्रूणपोष के आधार पर बीज निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहले नाम याद रख लीजिए, भ्रूणपोषी इंग्लिश में एल्बुमिनस और अभ्रूणपोषी इंग्लिश में गैर एल्बुमिनस। गैर तो हिंदी का शब्द आ गया, एल्बुमिनस है ना, अब हिंदी इंग्लिश का मिक्स है यहां पर। अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज कहा जाता है। भ्रूणपोषी या एल्बुमिनस बीज क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। सिंपल है। उदाहरण याद रख लीजिए, मक्का, गेहूं, बाजरा, सूरजमुखी भी भ्रूणपोषी है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिए। नंबर 2 पर बात करते हैं अभ्रूणपोषी या गैर एल्बुमिनस बीज। तो यहां क्या होगा, अरे भाई भ्रूणपोष नहीं रहेगा, तो सीधी बात है कि ऐसे बीज जिनमें भ्रूण के विकास के दौरान भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है, अर्थात भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है, अभ्रूणपोषी कहलाते हैं। उदाहरण दालें, मूंगफली, सोयाबीन आदि। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री बीज और द्विबीजपत्री बीज। क्लियर? एक बीजपत्री बीज की बात करें तो इसमें बीज पत्रों की संख्या एक होती है। ऐसा बीज जिसमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है, और उस एक बीज पत्र को भी क्या कहा जाता है, तो हमने कल पढ़ा था प्रशल्क या स्कूटेलम। हिंदी में प्रशल्क और अंग्रेजी में स्कूटेलम इसको कहते हैं, एक बीज पत्र को। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, इन सब में एक बीज पत्री ही बीज होता है। बताया था ना कल, बीज पत्र क्या होता है, इसमें बीज पत्र अग्रस्त स्थिति में होता है। बीज पत्र अग्रस्त स्थिति में होता है, और जो जो भ्रूण की स्थिति होती है, भ्रूणीय अक्ष की स्थिति होती है, वो पार्श्व में होती है। वो किस में होती है, पार्श्व में होती है। कल बताया था। द्विबीजपत्री में क्या होता है, द्विबीजपत्री में जो बीज पत्र हैं वो पार्श्व में होते हैं, और जो भ्रूणीय अक्ष है वो अग्रस्त स्थिति में होता है। वो अग्रस्त स्थिति में होता है, तो उसको याद कर लेना, एक दो बार रटोगे अच्छे से ध्यान रह जाएगा। चलिए एक बीजपत्री बीज की अगर बात करें, और अगर स्पेशली इसकी स्ट्रक्चर की बात करें स्टूडेंट, तो एक बीजपत्री बीज की हम संरचना बनाते हैं। देखो एक बीजपत्री बीज होता कैसा है, अब इस प्रकार से एक बीजपत्री बीज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन कि इसमें केवल एक ही बीज पत्र होता है, इस प्रकार की ये संरचना होती है। और इसमें भी अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, कि ये जो बाहर से तो ये आवरण बन गया, सॉरी जस्ट अ मिनट, अंदर क्या होता है, प्रोटीन की एक झिल्ली होती है। अंदर यहां पर प्रोटीन की एक झिल्ली होती है, जिसे प्रोटीन परत भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको एल्यूरोन परत के नाम से भी जानते हैं, एल्यूरोन परत। यहां से ये पूरा एक बीज पत्र है, ये सिर्फ बीज पत्र में होगी एल्यूरोन परत, है ना, सॉरी नीचे भी होती है ना। अब यहां से दो भाग आप देख रहे हैं, तो ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसमें पूरा भ्रूणपोष भरा होता है स्टार्च के रूप में। किसके रूप में, स्टार्च के रूप में भ्रूणपोष यहां पर भरा होता है स्टूडेंट्स। देखिए ये है बीज का आवरण, ये है बीज का आवरण, और इसको कहा जाता है स्टूडेंट
प्रोटीन जो परत होती है इसको कहा जाता है एल्यूरोन परत। और अंदर जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा एक बीजपत्र है जिसको प्रशल्क या स्कूटेलम कहते हैं, और इसके अंदर संचित होता है स्टार्च भ्रूणपोष के रूप में। इसके बाद ये जो यहां से शुरू होता है स्टूडेंट, ये वाला हिस्सा इधर नामांकित कर देता हूं। एक ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है भ्रूणीय अक्ष, ये होता है भ्रूणीय अक्ष। और भ्रूणीय अक्ष का जो अग्रस्थ है, अग्रस्थ भाग है, यहां होता है प्रांकुर चोल। कल भी बताया था प्रांकुर चोल। और प्रांकुर चोल के नीचे यहां ये होता है प्रांकुर। ठीक है। इसी प्रकार भ्रूणीय अक्ष के नीचे आधारी भाग पर होता है मूलांकुर चोल। नामांकित करते हैं। मूलांकुर चोल, और इसके अंदर यहां होता है ये मूलांकुर। मूलांकुर, ठीक है। तो कर लेंगे आप, इतना कोई विशेष नहीं है। तो एक सामान्य संरचना है एक बीजपत्री बीज की, तो आप आसानी से इसको याद रख लेंगे, ऐसा कोई विशेष तो नहीं है ये चित्र, फिर भी आप बना लेना इसको। एक बीजपत्री बीज कोई ज्यादा महत्व तो नहीं रखता है, पर मान लो कभी भूले भटके पूछ लिया जाए कि एक बीजपत्री बीज की संरचना बना दी, एक आध नंबर में पूछ ले, तो थोड़ा याद होना चाहिए। इस प्रकार का केवल एक शेप बनेगा जिसमें ये बीज का आवरण रहेगा, अंदर एक प्रोटीन की परत रहेगी जिसको एल्यूरोन परत कहा जाएगा। देन अंदर जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये पूरा ये प्रशल्क होगा जो अग्रस्थ स्थिति में, देखो बीजपत्र अग्रस्थ स्थिति में, जबकि भ्रूण जो है ना, भ्रूण ये पार्श्व स्थिति में है। भ्रूणीय अक्ष किस स्थिति में है? पार्श्व स्थिति में है, जिसमें ऊपर वाला भाग प्रांकुर और प्रांकुर चोल और प्रांकुर चोल के अंदर प्रांकुर, आधारी भाग मूलांकुर चोल और मूलांकुर चोल के अंदर मूलांकुर, ये पूरा हिस्सा भ्रूणीय अक्ष। तो आशा करता हूं कि एक बीजपत्री बीज की स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी से। अरे भाई ये क्या हो गया, यही लिख दिया क्या? ओहो, एक काम करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं तुरंत इसको इरेज करने वाला हूं, क्योंकि ये क्या हो गया कि एक खाली स्लाइड नहीं रखी, इसमें मैंने नोट्स लिख रखे हैं। तो स्क्रीनशॉट लो, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, लेकर बताओ मुझे ले लिया क्या, है ना? वेट कर रहा हूं मैं आपको, वेट कर रहा हूं आप लोगों का। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लास होगी भाई संडे की, मैं तुम्हारा मैसेज डाल देता हूं, तुम ऐसा नहीं रेस्ट वेस्ट कर रहे हो कहीं, है ना? ये लो, ये डाल दिया मैसेज। कर देना इरेज, अब तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, इस चित्र को बना लेना। ये लीजिए इरेज आल। तो ये डायग्राम हो गया एक बीजपत्री बीज का। अगर बात करें बीजपत्रों की संख्या के आधार पर दूसरा टाइप क्या है, तो वो है द्विबीजपत्री। नाम से स्पष्ट है, बीजपत्रों की संख्या कितनी होगी सर? 2 होगी। ऐसे बीज जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं द्विबीजपत्री बीज कहलाते हैं। उदाहरण मूंगफली, दालें, सरसों आदि, है ना? जितनी भी सरसों चक्कर दे सकता है आपको, तो सरसों को याद रखना, सरसों में भी कौन सा पादप है? ये द्विबीजपत्री है। क्रूसीफेरी कुल के पादप जनरली द्विबीजपत्री होते हैं, है ना? ये ध्यान रख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर इसके चित्र की बात करें, इसके डायग्राम की अगर हम बात करें, तो लीजिए इसका भी डायग्राम बना लेते हैं। कैसा डायग्राम बनेगा देखिए, इसके जो बीज पत्र होते हैं वो पार्श्व में होते हैं, पार्श्व में होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और यहां पर ये सेंटर में अग्रस्त स्थिति में होता है भ्रूणीय अक्ष, बताया था अग्रस्त स्थिति में होता है भ्रूणीय अक्ष। बीज पत्र कहां होते हैं स्टूडेंट्स? पार्श्व में होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, वहां जब मैंने पिछली बार बताया तो मैंने केवल बीज का आवरण लिख दिया, टेस्ट और टैगमैन को मैंने वहां पर नहीं दर्शाया। हो सकता है आपने इस बात को नोटिस भी किया हो, मैंने सिर्फ वहां पर बीज का आवरण लिखा था, क्योंकि टेस्ट और टैगमैन उसके अंदर स्पष्ट नहीं होता है। होता तो है, आप चाहे तो 2 झिल्लियां वहां भी बना सकते हैं टेस्ट और टैगमैन की, लेकिन स्पष्ट नहीं होता। लेकिन जो द्विबीजपत्री है, द्विबीजपत्री में टेस्ट और टैगमैन स्पष्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अंदर की झिल्ली और बाहर की झिल्ली, बाहर का आवरण
स्पष्ट होता है। जैसे ये बाहर का आवरण आपको स्पष्ट दिख रहा है, कठोर आवरण होता है बाहर का ये, तो ये इस कठोर आवरण को आप स्पष्ट देख सकते हो स्टूडेंट्स। क्या नाम है इसका? बाह्य अध्यावरण से ये बना है, ये टेस्टा है, ये टेस्टा है। और इसके अंदर एक पतली झिल्ली और होती है जो बीच का आवरण बनाती है। इस प्रकार से एक पतली झिल्ली और होती है जो बीच का आवरण बनाती है। ये क्या है स्टूडेंट्स? तो ये है अंदर वाली झिल्ली, आंतरिक आवरण, टेगमेन। दोनों सम्मिलित रूप से क्या बनाते हैं? तो बीज का आवरण बनाते हैं, जिसको आप बीज चोल भी कह सकते हैं। ध्यान दे लीजिएगा, कभी पूछ लिया जाए तो जब बीज बन जाता है ना, तो उसके बाद मान लीजिए कोई बचा खुचा भ्रूणपोष है, तो बचा खुचा भ्रूणपोष कहां संचित होता है बच्चों? वो बीज चोल में ही संचित होता है। इस बात को आप ध्यान रख लेना, बीज चोल में ही संचित होता है। आगे बात करते हैं, अगर ये ऊपरी वाला, ये वाला हिस्से की बात करें भ्रूणीय अक्ष का, तो ये होता है प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल। और इसके नीचे यहां इस हिस्से में यहां ये होता है प्रांकुर, प्रांकुर। नामांकन स्पष्ट करें आप। ये इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मूलांकुर चोल। और यहां इसके अंदर यहां ये क्या हो जाएगा? ये वाला भाग हो जाएगा मूलांकुर। ठीक है, थोड़ा समझ रहे हो ना आप? इसको तो कर लोगे, इतना तो मैनेज है ना। थोड़ा ये एक जैसा दिख जाता है, डार्क हो जाता है पूरा ना, लेकिन आप मैनेज कर लोगे। आप बुद्धिमान छात्र हो, इतनी तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो चित्र क्या हो गया? ये चित्र हो गया स्टूडेंट्स द्विबीजपत्री बीज की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसी के साथ आपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज आज यहां पर समाप्त कर लिया। कुल मिलाकर के बीज का परिवर्धन कैसे होता है, बीज क्या होता है, बीज कितने प्रकार का होता है, उन सारी बातों को आज हमने डिस्कस किया है। छोटी सी आज की क्लास है, संडे का गिफ्ट मान लीजिए, संडे का बोनस मान लीजिए आप इसको। ठीक है, नोट्स बनाएंगे और सेंड करेंगे और मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे। चलिए देते हैं आज की क्लास को यहीं पर विराम। बने रहिएगा साइंस क्लासेज के साथ। नमस्कार।